तो शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे मुसाफिर बैठे थे और ये प्लेन एक समंदर पर से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। प्लेन के सारे मुसाफिर किसी भी खतरे से बेफिक्र होकर बातें कर रही थी और अपना सफर एंजॉय कर रही थी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि कितना बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी एक छोटी बच्ची अपने डैड से पूछती है कि हमें कितना वक्त लग जाएगा पहुंचने में। इस पर उसके डैड कहते हैं कि अभी हम समंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं, बेटा काफी वक्त लग जाएगा। वो बच्ची फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। बाहर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। दरअसल उसने आसमान में उड़ती हुई शार्क्स देख ली थी। फिर वो ये बात अपने डैड को बताती है कि मैंने आसमान में उड़ते हुए शार्क्स को देखा, जिस पर उसके डैड यकीन नहीं करते। कहते हैं कि शार्क तो पानी में होती है, तो भला वो उड़ कैसे सकती है। प्लेन में बैठा एक आदमी अपने कैमरा से बाहर की वीडियो बना रहा था। उसे भी वो उड़ने वाली शार्क्स बाहर नजर आती हैं, जिन्हें वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। अब तभी हम जहाज के बाहर का बड़ा ही चौंका देने वाला सीन देखते हैं। जहाज के आसपास बहुत सारी शार्क्स उड़ रही थी। शार्क्स पर अजीब तरह के लोग भी सवार थे जिन्होंने फौज की वर्दी पहनी हुई थी। जिसके बाद शार्क्स पर बैठे वो लोग प्लेन पर कूदकर हमला कर देते हैं। पायलट्स को भी अपने सामने एक बड़ी सी शार्क दिखती है जो देखकर उनकी होश उड़ जाती है और फिर अगले ही पल वो शार्क सामने से उन पर हमला करके उन्हें खा जाती है। अब शार्क पर बैठे लोग जब प्लेन के अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई आम इंसान नहीं है बल्कि ये ज़ॉम्बीज़ हैं। लोगों में आते ही वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। वो ज़ॉम्बीज़ फिर बहुत से लोगों का सर ही दर्द से अलग कर देते हैं। कुछ लोगों के चेहरों पर जिस्मों के अंदर हथियार घुसा कर उन्हें बड़ी बुरी मौत देते हैं, जिससे प्लेन में हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। ये सारा खून खराबा सिर्फ ये ज़ॉम्बीज़ ही नहीं कर रहे थे बल्कि इनके शार्क्स भी कर रही थी, क्योंकि वो भी इनकी तरह खूनखार और जालिम है। ये सब आदमखोर है। एक शार्क एक आदमी पर हमला करके बड़ी बेरहमी से उसे खा जाती है। ज़ॉम्बीज़ अभी भी नहीं रुकते, किसी का सर काट कर, किसी का चेहरा काट कर वो सबको बहुत बुरी मौत देते हैं। कुछ ही मिनट में वो प्लेन का ये भयानक नजारा बना देते हैं। अब जाहिर है ऐसा होने से प्लेन भी तबाह हो जाता है, और क्योंकि यही वो ज़ॉम्बीज़ और उनके शार्क्स करने आई थी तो मकसद पूरा होने के बाद वो यहाँ से चले जाते। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये ज़ॉम्बीज़ और शार्क्स कहाँ से आई, ये कौन है और लोगों पर इतनी बेरहमी से ये हमला क्यों कर रही है, इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इसके अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है, जो हम एक प्राइवेट कंपनी को देखते हैं जो अमेरिकन आर्मी के लिए काम करती है। ये आर्मी को पूरे सिक्योरिटी, कमांडर्स और सिपाही देती है। अब हम इस कंपनी के मालिक को देखते हैं जिसका नाम रेक्टर है। वो एक प्रोफेसर भी है जो काफी बूढ़े लग रहे थे क्योंकि उनकी उम्र लगभग 105 साल थी। वो फिर एक अजीब सा इंजेक्शन जैसे खुद को लगाते हैं तो कंपनी का सिस्टम उनकी उम्र 105 साल की बजाय सिर्फ 75 साल बताता है, मतलब कि असली उम्र से बहुत ही कम। जाहिर है उम्र कम हो गई थी तो वो अब थोड़ा चलने फिरने के काबिल हो गई थी, जो वो 105 साल की उम्र में नहीं कर पा रहे थे। अब प्रोफेसर रेक्टर ठीक हो गई थी तो अपनी छोटी बेटी के साथ प्लेन पर होने वाले उस हमले की वीडियो देख रही थी, और ये वो वीडियो थी जो प्लेन के उस मुसाफिर ने अपने कैमरा में बनाई थी, जिसमें वो ये समझ पाती है कि कोई अजीब ताकत है जो दुनिया को अपने होने का एहसास करवाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हम वापस आ गए हैं दुनिया पर राज करने के लिए। इसके बाद सीन कट होकर आता है एक औरत पर जो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर रेक्टर की बड़ी बेटी है, जिसका नाम डेबला है। असल में रेक्टर की कंपनी को इस बर्फीले इलाके में एक बहुत ही बड़े समुद्री जहाज के सिग्नल्स मिले थे, जिसे चेक करने डेबला यहाँ आई थी, क्योंकि कंपनी के मुताबिक ये जहाज 100 साल से भी पुराना है, जो जरूर नाजी फौज ने इस्तेमाल किया होगा, यानी हिटलर के दौर का होगा ये जहाज। फिर जैसे डेबला उस जहाज के पास पहुंचती है तो उसे देखकर वो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा जहाज पहले कभी नहीं देखा था। वो फिर इस जहाज के अंदर जाती है चेक करने। यहाँ उसे बहुत सारी लाशें दिखती है जो खून में लथपथ थी, और फिर अगले ही पल देखते ही देखते वो सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आकर डेबला पर हमला कर देते हैं। उन्होंने फौज की वर्दी पहनी हुई थी, मगर डेबला क्योंकि काफी बहादुर थी, लड़ना उसे काफी अच्छे से आता था, तो वो भी उनका काफी मुकाबला करती है। दो ज़ॉम्बीज़ को तो वो ऐसे ही टांग से ही मारकर दूर गिरा देती है। एक ज़ॉम्बी फिर जैसे उस पर हमला करने वाला होता है तो वो उसके सर में तेजधार चीज घुसाकर उसका खात्मा कर देती है, जिसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज़ जिन्होंने उस पर हमला किया था वो मारे गए थे। अब तक वो जान चुकी थी कि ये कोई आम जहाज नहीं है बल्कि कोई तो बात है, इसीलिए वो छुपते छुपाते बड़े चौकन्ना होकर आगे बढ़ रही थी। अब डेबला के सूट पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिस वजह से यहाँ का सब कुछ उसकी डैड रेक्टर भी देख पा रही थी। अब जब वो आगे बढ़ती है तो एक जगह उसे बहुत सारे जहाज दिखते हैं जो काफी पुराने मॉडल की थी, जिसका मतलब साफ था कि ये भी कई 100 साल पुराने हैं। वो फिर जब एक कमरे के पास पहुँचती है तो उसे बड़ा ही अजीब नजारा दिखता है। उसे हजारों की तादाद में नाजी फौज की वर्दी में ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं,
जो सबकी सब लटकी हुई थी। उनको एक मशीन से जोड़ा गया था पाइप के जरिए। ये एक ऐसी मशीन थी जो या तो इनके जख्म दोबारा से ठीक कर देगी या अगर कोई ज़ॉम्बी मर गया है तो उसे दोबारा से जिंदा कर देगी। तो प्रोफेसर रेक्टर अपनी बेटी डेबला से कहती है कि ये मुझे अपने माजी से, अपने गुजरे हुए वक्त से जुड़ा हुआ लगता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए जल्द से जल्द कैसे भी करके वहाँ से फौरन निकलो। अब ये सुनकर जैसी डेबला वहाँ से निकलने के लिए भागती है तो वो और भी हैरान कर देने वाली चीज सीखती है। उसे वहाँ आम साइज की निस्बत बहुत ही बड़ी शार्क्स दिखती हैं जो हवा में उड़ रही थी और काफी खूंखार लग रही थी, क्योंकि ये भी दरअसल ज़ॉम्बी शार्क थी। अभी डेबला ये सब देख ही रही थी कि तभी अचानक एक ज़ॉम्बी डेबला पर हमला कर देती है। ये ज़ॉम्बी असल में इस पूरे ज़ॉम्बी फौज की कमांडर है और क्योंकि वो काफी बहादुर थी, डेबला की निस्बत उसे लड़ना काफी अच्छे से आता था, इसीलिए वो उसे खूब मारती है और काफी भारी पड़ जाती है उस पर। वो फिर एक इंजेक्शन डेबला को लगा देती है जिससे वो फौरन बेहोश हो जाती है। मगर वो ज़ॉम्बी डेबला को मारती नहीं बल्कि उसे ऐसी जिंदा छोड़कर वो यहाँ से चली जाती है। अब जैसे उसे होश आती है तो वो यहाँ से निकलने के लिए बाहर की तरफ भागती है, जहाँ उसे आसमान में बहुत सारे शार्क्स उड़ते हुए दिखती हैं। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो सारे शार्क्स इनविजिबल हो जाती हैं, यानी कि वो हवा में रहती तो है मगर सिर्फ दिखना बंद हो जाती है। और अब वो जहाज देखते ही देखते बर्फ के अंदर जाने लगता है, जिसके बाद वो भी इनविजिबल हो जाता है। अगले सीन में हम रेक्टर की कंपनी की लैब को देखते हैं, जहाँ पर डेबला को लाया गया था क्योंकि उसकी जान वहाँ से बचा ली गई थी। मगर जब से वो होश में आई थी वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। उसे अपने अंदर ज़ॉम्बी वाले सिम्टम्स लग रही थी, मतलब कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जिसे वो भी अब एक ज़ॉम्बी है। असल में ज़ॉम्बीज़ के कमांडर ने डेबला को जो इंजेक्शन लगाया था वो एक ज़ॉम्बी वायरस था, क्योंकि ऐसा करके वो डेबला को भी ज़ॉम्बी बनाना चाहती थी ताकि हर तरफ उनकी बनाई ज़ॉम्बीज़ हो जिन्हें वो अपने साथ शामिल करके इंसानियत का जड़ से ही खात्मा करते और दुनिया पर राज करें। अब हम रेक्टर को उसकी दोनों बेटियों के साथ देखते हैं, जहाँ ये लोग खाना खा रही थी। तभी रेक्टर की छोटी बेटी कहती है कि आपने कहा था कि ये आपकी माजी से जुड़ा हुआ है, तो आज आप हमें अपने माजी के बारे में बता ही दीजिए कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि आपने आज तक अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में हमें कभी नहीं बताया। जिस पर प्रोफेसर रेक्टर उन्हें बताना शुरू करते हैं कि ये बात 1942 की है, जब ब्रिटिश फौज ने जर्मन फौज यानी नाजी की फौज पर हमला करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जर्मन के हर एक इलाके को तहस नहस करके रख दिया, जिस वजह से जर्मन फौज ने यानी नाजी की फौज ने ब्रिटिश के सामने घुटने टेक दिए। जिसके बाद हिटलर ने बदला लेने के लिए फौज के कमांडर से कहा कि प्रोफेसर रेक्टर को कहो कि वो एक ऐसा सीरम, एक ऐसा वायरस बनाए जिससे जिंदा इंसान वहशी और जालिम बन जाए, जबकि लाशों को दोबारा से जिंदा करके ज़ॉम्बीज़ बना दे, ताकि बगैर थके और दर्द का एहसास किए वो लोग ब्रिटिश फौज का सामना करें और आसानी से उन्हें हरा दे, जिससे जर्मन फौज को फतह हो जाए। और क्योंकि मैं उस वक्त नाजी फौज की लैब का साइंटिस्ट था तो मैंने आखिरकार वो सीरम तैयार कर ही दिया। मगर क्योंकि हर तरफ से हम पर हमला हो रहा था, जंग का माहौल था, तो ऐसे वक्त में मैं इस सीरम का एंटीडोट नहीं बना पाया, यानी एक ऐसी दवा जिससे सीरम की असर को खत्म किया जा सके और लोग दोबारा से नॉर्मल होकर अपनी असली हालत में आ जाएं। सीरम यानी वायरस की तैयार होते ही कमांडर इसे इस्तेमाल करने का हुक्म दे देते हैं, जिस पर रेक्टर उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये वायरस तो बन गया है मगर इसका एंटीडोट नहीं बना, जिस वजह से वो सारे फौजी और लोग जिन्हें ये सीरम दिया जाएगा जो इस वायरस का शिकार हो जाएंगे, उन्हें दोबारा से टेक नहीं किया जा सकेगा, जिस वजह से वो लोगों के लिए खतरा बन जाएंगे। मगर ये सब जानने के बावजूद भी कमांडर इसे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं थी, बस जंग जीतने से गर्ज था। और प्रोफेसर रेक्टर ने क्योंकि उनके मामले में टांग अड़ाई थी तो बगावत करने के लिए वो उन्हें गोली मार देते हैं। तो प्रोफेसर खुद को मरता हुआ देखकर वो सीरम खुद को लगा लेते हैं। अब ब्रिटिश दोबारा से नाजी फौज पर हमला कर देती है, जिससे नाजी फौज और भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि इन्होंने अभी तक उस सीरम का इस्तेमाल नहीं किया था। आगे रेक्टर बताते हैं कि जब 1945 में हिटलर की मौत हुई तो जर्मनी के हालात और भी खराब हो गयी, जिसके बाद तो नाजी की फौज और उनके कमांडर पता नहीं कहाँ गायब हो गयी और मैं यहाँ अमेरिका आ गया इंसानियत की मदद करने और लोगों की भलाई के लिए। फिर मैंने ये कंपनी बनाई क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। सीरम बनाने के बाद मुझे अफसोस था कि शायद मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये सारी बातें सुनकर प्रोफेसर की दोनों बेटियों को उन पर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो कहती है कि आज ये सब जो भी हो रहा है और उस वक्त जो हुआ, इस सब के जिम्मेदार आप हैं। आपने बहुत गलत किया, कुदरत के साथ छेड़छाड़ की, मतलब कि गॉड ने जैसा इंसानों को बनाया आपने उन्हें बदलना चाहा और मरने के बाद मुर्दा लोगों के साथ भी गलत किया, उन्हें ज़ॉम्बीज़ बनाकर। तो इसीलिए अब आप ही सबका कोई हल निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नाजी फौज को जो ज़ॉम्बीज़ बन गई है और उन्होंने न्यूयॉर्क पर भी हमला कर दिया है, जिससे यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि जो ज़ॉम्बी फौज और शार्क्स यहाँ पर आए हैं वो दरअसल नाजी फौज है हिटलर की, क्योंकि
1945 में गायब वो इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने ये वायरस इस्तेमाल कर लिया था। है न्यूयॉर्क शहर में होने वाली ये सारी तबाही खबरों में दिखाई जा रही थी और इस अचानक हमले की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ के अलावा ज़ोंबी नाजी फौज और भी कई सारे मुल्कों पर हमला कर देती है, जिनमें लंदन, जापान, कनाडा और चाइना शामिल थे। साथ ही शार्क्स आसमान में उड़ने वाले सभी प्लेन्स को तबाह कर रही थी, जैसा कि उन्होंने शुरुआत में किया था। ऐसा होने से सारी फ्लाइट्स बंद कर दी जाती है, मतलब कि हवाई सफर रोक दिया जाता है, क्योंकि एक एक करके बहुत सारे प्लेन्स तबाह हो गई थी। इन सारे हालात को देखते हुए डायरेक्टर अमेरिका के जनरल से वीडियो कॉल पर मीटिंग करते हैं, मगर बाद में इस मीटिंग में और भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, जिनमें प्रेसिडेंट, ऑफिसर, शार्क्स की डॉक्टर और कमांडर भी शामिल थे। अब इनमें से डॉक्टर बताती है कि शार्क्स हवा में इसलिए उड़ पा रही है क्योंकि इन पर कोई एक्सपेरिमेंट, कोई तजुर्बा किया गया है, जिसमें इनके जिस्म की कुछ चीजों को बदलकर इन्हें इस काबिल बनाया है कि ये पानी से बाहर हवा में उड़ सकती है। ये तजुर्बा बहुत ही बड़ा है, जिसमें शार्क के पूरे निजाम को उल्टा करके उन्हें आसमान में जिंदा रहने के काबिल बनाया है। और तो और जो इंजन उनके जिस्म पर लगाया गया है, उसकी मदद से वो जमीन से 4000 की बुलंदी पर उड़ सकती है। एक्सपेरिमेंट की वजह से शार्क का जिस्म इतना सख्त और इतना मजबूत हो गया है कि उनके जिस्म पर किसी गोलीबारी, बारूद का कोई असर नहीं होगा, जिसका मतलब साफ है कि इनको मारना नामुमकिन है। अगर हमें इनका खात्मा करना है तो हमें भी इन जैसे हैवान और राक्षस बनाने होंगे, जिन्हें हम कंट्रोल करके इन पर हमला करवाएंगे। ये बात सुनकर ऑफिसर मना कर देते हैं, कहते हैं कि इस मुश्किल से निकलने का ये कोई अच्छा हल नहीं है, जिसमें कि हमें एक राक्षस को मारने के लिए दूसरा राक्षस बनाना पड़े, क्योंकि अगर वो राक्षस जिसे हम कंट्रोल करेंगे वो हमारे काबू से बाहर हो गया, तब हम क्या करेंगे। मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट और जनरल ये चीज करने की इजाजत दे देते हैं। वो रेक्टर को कहते हैं कि तुम्हें इजाजत है, बना लो राक्षस जो इन सब का खात्मा करते। एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि काफी दिन के बाद, क्योंकि फ्लाइट खोल दी थी तो काफी रश था और तो और फ्लाइट में देर भी हो गई थी, जिस वजह से वहाँ बैठे मुसाफिरों को काफी गुस्सा आ रहा था। और फिर तभी एक औरत देखती है कि न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट बिल्कुल तैयार है, जो देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हो गई थी और न्यूयॉर्क जाने वाले सारे मुसाफिर प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद ये प्लेन अपने मंजिल इन्हें न्यूयॉर्क जाने के लिए उड़ जाता है। उधर रेक्टर के कहने पर उसकी दोनों बेटियां और बहुत सारे कमांडर्स ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करने के लिए उस न्यूयॉर्क जाने वाले प्लेन का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि नाजी ज़ॉम्बी इस प्लेन पर भी जरूर हमला करेंगे, जिसका मतलब साफ था कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस प्लेन को चारे के तौर पर हवा में उड़ाया है। और फिर नाजी ज़ॉम्बी सच में उस प्लेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्लेन में बैठी सारे मुसाफिर किसी भी खतरे से बेखबर होकर बैठी थी और फिर तभी लोगों को बाहर आसमान में ज़ॉम्बीज़ और शार्क्स दिखाई देने लगती हैं, जो देखते ही प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग काफी डर गए थे। इसी के साथ वो ज़ॉम्बीज़ और शार्क्स भी प्लेन पर हमला कर देते हैं और हर बार की तरह इस बार भी वो अंधाधुंध गोलियां चलाकर पहले वैसे लोगों को मारते हैं और बाद में किसी की आंख फोड़कर, किसी का पेट फाड़कर बड़ी बेरहमी से वो लोगों को मारने लगते हैं। बहुत सारे मुसाफिरों का तो वो सर ही धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके बाद प्लेन में आग लग गई थी। देखते ही देखते वो पूरा तबाह हो गया था। कुछ लोग जो बच गए थे वो प्लेन से बाहर गिर रहे थे, कुछ बेचारे ऐसे थे जो ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो रहे थे और अब प्लेन पूरा तबाह होकर टूटकर नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। दूसरे प्लेन में कमांडर रेक्टर की बेटी को एक बॉक्स देता है, कहता है कि इसमें वायरस का एंटीडोट है, इसे भी रेक्टर ने ही बनाया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है डेबला भी ज़ॉम्बी बन जाए और अपने काबू से बाहर हो जाए, तो ये उसे लगा देना। जिसके बाद उसकी बेटी अपने डैड रेक्टर से बात करती है, कहती है कि अगर आपने ये एंटीडोट पहले बनाया होता तो शायद आज सब कुछ ठीक होता, दुनिया इतने बड़े खतरे में ना पड़ी होती। और आज आप लोगों ने क्या किया, मासूम लोगों को ज़ॉम्बीज़ का चारा बनाकर बहुत गलत किया। जिस पर रेक्टर कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हमने फैसला बहुत बुरा किया है, मगर ऐसा करना हमारी मजबूरी थी। इसके बगैर हम ज़ॉम्बीज़ तक कभी नहीं पहुँच सकते थे और अब जो मैं करने जा रहा हूँ मैंने वो कभी करने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसके बगैर उन सब का मुकाबला करना मुश्किल है। हो सकता है कि मैं कोई राक्षस बना दूं। अभी इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी नाजी ज़ॉम्बीज़ इनके प्लेन के पास पहुंच ही जाते हैं। वो उन पर हमला करने के लिए बस तैयार ही थे कि तभी डेबला ज़ॉम्बी बन जाती है और जाकर प्लेन का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ प्लेन के अंदर आने लगते हैं। अंदर आते ही वो सब लोगों पर हमला कर देते हैं। हालांकि कमांडर्स ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते तो हैं, मगर वो क्योंकि काफी खूंखार खतरनाक थे तो उनसे लड़ना इतना आसान नहीं था। इसीलिए ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे कमांडर्स को भी अपना शिकार बना लेते हैं, जबकि बाहर से शार्क्स भी प्लेन को तबाह कर रही थी। मतलब कि ये नाजी ज़ॉम्बीज़
पूरी तरह से इन पर हावी हो चुके थे। अब तभी डेवला, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी, वो कमांडर्स के लीडर को गोली मार देती है, जिसके बाद वो बाकी के कमांडर से भी लड़ने लगती है। ये देखकर रेक्टर की बेटी जल्दी से वो एंटीडोट निकाल कर अपने बहन डेवला के गले में लगा देती है। अब तभी हम बाहर का नजारा देखते हैं, जहाँ तभी अचानक से एक काफी बड़ी शार्क आ जाती है, जो शार्क की निस्बत काफी बड़ी और ताकतवर थी। वो अब एक एक करके इन सभी ज़ॉम्बी शार्क को मार रही होती है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि ये शार्क असल में रेक्टर ने ही बनाई है और वह इसे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं भी राक्षस बनाऊंगा, यानी कि राक्षसों को मारने के लिए उसने राक्षस बना ही दिया। रेक्टर शार्क को कंट्रोल करके गोलियों और बॉम्ब्स के जरिए उन शार्क्स को मार रहा होता है। और तो और वो शार्क इतनी बड़ी थी कि वो बची हुई शार्क्स को खाने लगती है। प्लेन के अंदर भी सारे कमांडर्स मिलकर ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। डेवला भी एंटीडोट की वजह से बिल्कुल ठीक हो गई थी। मरी हुए सारे ज़ॉम्बी शार्क नीचे पानी में गिरने लगती हैं। ये नजारा देखकर आर्मी जनरल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये देखने के लिए वो बेताब था, कब से इस वक्त का वो इंतजार कर रहा था। ये देखकर रेक्टर भी खुश हो गई थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज के खिलाफ इन्होंने जो मिशन शुरू किया था वो इसमें कामयाब हो गई थी। इसके बाद दोबारा से नाज़ी जहाज को हम देखते हैं, यानी वही जहाज जो हमने शुरुआत में देखा था, जिसमें डेवला गई थी। जहाज के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, क्योंकि ये नाजी की पूरी फौज थी, जिन्हें उनकी कमांडर हुक्म दे रही होती है दुनिया को तबाह करने का। जिससे यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि रेक्टर और उसकी टीम ने उन ज़ॉम्बीज और शार्क को मारकर इस जंग को जीता नहीं है, बल्कि असली जंग तो अब शुरू होगी। और ये जंग बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ही राक्षस होंगे और रेक्टर एक के बाद एक राक्षस बनाएगा उनका खात्मा करने के लिए। क्योंकि वो साइंटिस्ट है, उसके पास ऐसी ताकत है कि वो बुरा नहीं हो सकता, ना ही वो कभी मरेगा। क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा, उसने भी खुद को वो सिर्फ वो वायरस लगाया था, जिसके बाद एंटीडोट लेकर वो ठीक तो हो गया था, मगर उसके अंदर अलग ही ताकतें आ गई थी और अब वो इंजेक्शन लगा लगा कर अपनी उम्र छोटी करता रहता है। और जैसा कि उसने फैसला किया था वो दुनिया की मदद करेगा, इंसानियत को बचाएगा, तो अब ऐसा करने के लिए वो कुछ भी करेगा। इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।